नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ऑटोटेकेरा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एटीएस के बारे में, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम क्या होता है? तो दोस्तों आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम आपका इंजन में जितना भी कंबशन हुआ है, उस कंबशन के बाद जितना हार्मफुल इमिशंस है, उस इमिशन को रिड्यूस करने के लिए अपन जो टेक्नोलॉजी यूज़ में लेते हैं उसका नाम है एटीएस, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। इससे आपकी गाड़ी में जितना भी इमिशन है, और इमिशन में जैसे हाइड्रोकार्बन्स हो गया, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स या फिर पर्टिकुलर मैटर्स, ये सारे मैटर्स कम होते हैं, इसको रिड्यूस किया जाता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपकी कार्स, ट्रक्स और बसेज में यूज़ में ली जाती है। इसके अलावा जो भी हैवी इक्विपमेंट जितने भी है कंस्ट्रक्शन के हो, उनमें भी ये यूज़ में लिया जाता है। तो अब ये वर्किंग कैसे करता है? दोस्तों आपका जो एटीएस होता है, उस एटीएस को इंजन के एग्जॉस्ट साइड में रखा जाता है। हमेशा एग्जॉस्ट में रखने के बाद इसमें जो हार्मफुल गैसेस होती है उनको ये नेचुरल गैसों में कन्वर्ट करता है, उनके जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाता है और उसके बाद इसको एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाता है। तो इसके जो एटीएस जो होता है, सबसे पहले अपन बात करेंगे ये कितने टाइप का होता है। तो एटीएस सबसे पहले दोस्तों 3 टाइप का होता है। सबसे पहला इनलाइन हॉरिजॉन्टल। इनलाइन हॉरिजॉन्टल में आपका ये जो कारों में और लाइट ट्रक्स जितने भी होते हैं या लाइट व्हीकल्स जितने भी आते हैं उनमें यूज में लिया जाता है। सेकेंड आता है दोस्तों आपका इनलाइन वर्टिकल। इनलाइन वर्टिकल आपका मेनली टिपर्स में यूज में लिया जाता है। जितने भी आपके हैवी ड्यूटी व्हीकल्स आते हैं उनमें जो टिपर्स आते हैं उनमें यूज में लिया जाता है। थर्ड आता है दोस्तों आपका स्विच टाइप या बॉक्स टाइप, दोनों नाम है इसके। इसको जो यूज में लिया जाता है वो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में लिया जाता है, एचएमवी में इसको यूज में लिया जाता है। चाहे आपका ट्रैक्टर टेलर हो, चाहे आपके 42 टनर्स कोई दूसरा होलेज व्हीकल्स हो, उनमें ये यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एटीएस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो है आपका डीओसी, दूसरा आता है आपका डीपीएफ, थर्ड आता है आपका एससीआर, सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन, फोर्थ आता है आपका एएससी, अमोनिया स्लीप कैटलिस्ट, फिफ्थ नॉक सेंसर। नॉक सेंसर इसमें दोस्तों 2 होते हैं, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। फिर आता है टेम्परेचर सेंसर, 3 टेम्परेचर सेंसर इसमें होते हैं, T4, T5 एंड T6। डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर या डेल्टा प्रेशर सेंसर जो डीपी सेंसर के नाम से भी फेमस है। फिर आता है आपका एडब्ल्यू पंप, इंजेक्टर, डेफ टैंक और डेफ डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, जिसको यूरिया भी कहते हैं, एडब्ल्यू भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको डेफ टैंक दिख रहा है यहाँ पे। डेफ टैंक में आप एक यूनिट दे रखी है, ये यूनिट इसका लेवल और क्वालिटी बताती है। सेकेंड आपको इसको कैप वगैरह दे रखी है, ये इसकी एसेसरीज आती है। थर्ड आपको दे रखा है इसमें डीओसी, डीपीएफ, एससीआर का जो तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो दे रखा है ये है इनलाइन एटीएस सिस्टम। ये जो पूरा है आपका ये इनलाइन एटीएस सिस्टम है। सबसे पहले जो पार्ट आता है इसका वो होता है डीओसी, सेकंड पार्ट इसका आता है डीपीएफ, और बीच में आपको ये वाला जो पोर्शन दे रखा है जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कहलाता है आपका मिक्सर ट्यूब। यहाँ पे आपका एडब्ल्यू या यूरिया या डेफ वो इंजेक्ट होता है। और लास्ट वाला जो पार्ट है इसका वो कहलाता है एचसीआर प्लस एएससी। इसमें एचसीआर के साथ साथ आपको एएससी भी दिया जाता है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा दे रखा है, डीओसी साइड से आपका इनलेट रहता है और एएससी एग्जॉस्ट रहता है। तो सबसे पहले आपका जो एग्जॉस्ट गैसेज आती है कंबशन के बाद वो डीओसी में आती है, डीओसी के बाद वो डीपीएफ में जाती है, डीपीएफ से वो आपकी मिक्सर ट्यूब में जाती है, मिक्सर ट्यूब पे एचसीआर, एचसीआर से एएससी। तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ सेंसर इसके कहाँ कहाँ लोकेटेड है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला जो सेंसर दे रखा है आपको वो दे रखा है अप स्ट्रीम नॉक सेंसर। अप स्ट्रीम नॉक सेंसर के बाद आपका जो सेंसर आता है वो है T4 टेम्परेचर सेंसर। T4 टेम्परेचर सेंसर इमिशन जो भी आया है आपका एग्जॉस्ट के बाद, कंबशन के बाद, उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना है उसका मेजरमेंट बताएगा। उसके बाद जो आता है आपका वो आता है T5 टेम्परेचर सेंसर। अब दोस्तों T4 और T5 काफ़ी सवाल आते हैं कि इतने टेम्परेचर सेंसर दे क्यों रखे हैं। तो दोस्तों T4 और T5 इसलिए दे रखा है, आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, डीओसी में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स वो पूरी तरह से बर्न हो चुके हैं, वो जल चुके हैं। अगर T5 का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, इसका मतलब आपका जो हाइड्रोकार्बन्स है और कार्बन मोनोऑक्साइड है उनकी बर्निंग नहीं हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बर्निंग हो रही है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको सिर्फ इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको हमेशा मालूम कर रखना पड़ता है। उसके बाद आता है आपका डीपीएफ।
DPF के बाद देखिए आपको दे रखा है T6 टेम्परेचर सेंसर। अब आपको दो टेम्परेचर T4 T5 हो गया, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट T6 क्यों दे रखा है? तो T6 दोस्तों इसलिए दे रखा होता है जब भी इसका टेम्परेचर 180 to 200 डिग्री जाएगा, 180 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा, तभी आपका यूरिया इंजेक्ट हो पाएगा। यहाँ से आपका यूरिया जो है वो इंजेक्ट हो पाएगा। जब तक T6 का टेम्परेचर 180 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं जाएगा, तब तक आपकी गाड़ी में यूरिया स्प्रे नहीं होता है। नीचे यहाँ पे देखा आपको डीपी सेंसर। डीपी सेंसर क्या करता है? आपके ECU को सिग्नल भेजता है कि आपका जो DPF दे रखा है, ये जो आपका DPF दे रखा है, ये DPF कितने परसेंटेज तक ब्लॉक हो चुका है। अगर ज़्यादा ब्लॉकेज होगा तो ये सिग्नल देगा, सिग्नल देने के बाद रीजनरेशन करवाएगा ECU। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये आपको डीपी सेंसर के थ्रू पता चलती है। रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो रीजनरेशन का तो रीजनरेशन करवाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल सेंसर है वो है आपका डीपी सेंसर। डीपी सेंसर आपका रीजनरेशन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका डाउनस्ट्रीम नॉक्स सेंसर। डाउनस्ट्रीम नॉक्स सेंसर क्या करता है? आपका जो इनलेट यानी कंबशन होने के बाद जो स्मोक आया था, जो इमिशंस आए थे, उसके बाद और फाइनली जो आपका एनवायरनमेंट में रिलीज होगा स्मोक, उसमें या इमिशन में कितने नॉक्स है, कितना हाइड्रोकार्बन से, कार्बन मोनोऑक्साइड से वो रिड्यूस हुए या नहीं हुए, उनका मेजरमेंट करेगा। तो दोस्तों अब अस्टिम बता रहा है आपको इमिशन जब इंजन कंबशन के बाद जब इमिशन आया था उसमें नॉक्स की मात्रा या उसमें आपके जो हाइड्रोकार्बन्स थे इमिशन कितना था, और जो फाइनली जो डाउन स्ट्रीम होगा वो बताएगा आपको फाइनल इमिशन रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ। अगर इमिशन रिड्यूस हुआ है देन ओके, अगर इमिशन रिड्यूस नहीं होगा तो ये आपको तुरंत ही क्लस्टर मीटर में नॉक्स सेंसर का कोड शो करेगा। उसके बाद दोस्तों यूरिया इंजेक्टर। यूरिया इंजेक्टर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जब T6 का टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर जब 180 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा तभी आपका यूरिया स्प्रे होगा, बाकी यूरिया आपका इंजेक्ट नहीं होगा, यूरिया स्प्रे नहीं होगा। तो दोस्तों आपका ये जितने भी सेंसर्स है, इन सेंसर के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर इसमें जब भी कोई फॉल्ट आता है, जब तक आपको इसके बारे में कोई डिटेल में जानकारी नहीं है तब आप इसको प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम रिजोल्व करने में आपको काफ़ी इश्यू भी आता है। ये देखिए एक आपको यहाँ पे भी दे रखा है, एक इसमें कैसे क्या होता है वर्किंग प्रिंसिपल पूरा अपन समझते हैं। सबसे पहले आपको इंजन दे रखा है, 6 सिलेंडर इंजन है। यहाँ से देखिए आपको EGR ये एग्जॉस्ट सिस्टम दे रखा है। एग्जॉस्ट से कुछ गैसें आपकी EGR कूलर के थ्रू, यहाँ पे एक सोलेनॉइड वाल्व लगा रहता है, वो सोलेनॉइड जब भी ECU उसको ओपन करवाएगा, ECU को ओपन करवाते ही आपकी गैसें EGR कूलर में जाएगी। EGR कूलर के थ्रू यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है, वो टेम्परेचर सेंसर सेंस करेगा आपकी गाड़ी में जो गैसेज वापस से रिवर्ट जा रही है EGR के थ्रू कि उनका टेम्परेचर हाई तो नहीं है, तो इस टेम्परेचर के थ्रू ये गैसें वापस इन साइड में जाएगी और यहाँ पर जाने के बाद ये कंबशन बढ़ाएगी। तो ये जब भी ये गैसें जाएगी आपकी रिटर्न EGR के थ्रू होते हुए, तो इनमें क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। ऑक्सीजन नहीं होगा तो जो इंजन में आपकी नाइट्रोजन है वो किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं कर पाएगी। तो आपका जो नॉक्स का जनरेशन जो होता है, नॉक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो नॉक्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो कुछ हद तक आप नॉक्स को यहीं पे रिड्यूस कर सकते हो EGR के थ्रू। BS4 तक दोस्तों हमारे पास EGR या SCR इन दोनों में से कोई भी एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, बट एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हमको पॉल्यूशन ज़्यादा रिड्यूस करना था, इसलिए हम EGR प्लस SCR टेक्नोलॉजी दोनों यूज़ में लेते हैं। उसके बाद आगे का जो आपको स्ट्रक्चर दे रखा है वो सेम वैसा ही है जैसा अपन ने बताया था अभी। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे एक फ्यूल इंजेक्शन दे रखा है। ये इस फ्यूल इंजेक्शन का काम होता है जब भी आपका टेम्परेचर बढ़ाना होगा, जब भी आपको रीजनरेशन करवाना है, तो रीजनरेशन करवाने के टाइम पर आपको टेम्परेचर बढ़ाना होता है, तो उस टाइम पे यहाँ से फ्यूल स्प्रे होगा, यहाँ से फ्यूल इंजेक्ट होगा। इसके थ्रू आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के बाद आपकी गाड़ी में रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। अब इसमें देखिए आपको दे रखा है पूरा जो डेफ होता है, ये जो एडब्ल्यू होता है, जो सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में अमोनिया की जो मात्रा होती है वो होती है 32.5%। यानी आपका जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है 32.5%। अगर 32.5% से ज़्यादा या कम है तो आपके व्हीकल में एडब्ल्यू कंजप्शन की कंप्लेंट आ सकती है, जिससे आपका जो व्हीकल है वो क्रीप मोड में जा सकता है, लिम्प मोड में जा सकता है या टॉर्क लिमिटेशन में जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। आपका जो
व्हीकल में एडब्ल्यू सोल्यूशन है उसमें जो एडब्ल्यू का कंसंट्रेशन होना चाहिए वो 32.5% होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर की मदद से आप इसको चेक कर सकते हो आपके दिए हुए गाड़ी में एडब्ल्यू लेवल जो है उसमें कंसंट्रेशन एडब्ल्यू का कितना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, देखिए आपको यहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर बता रखा है और आगे बता रखा है आपको किस कौन कौन से कंपोनेंट में कौन कौन से इमिशंस जो है या कौन कौन सी गैसेस जो है वो रिड्यूस होगी। तो सबसे पहले आता है आपका डीओसी। ये वाला जो हिस्सा दे रखा होता है ये होता है आपका डीओसी। अब डीओसी में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोनों 70% से तक या 70% से अबोव ये रिड्यूस हो जाएंगे। सेकेंड आता है आपका डीपीएफ। ये आपका डीपीएफ दे रखा है, आपको यह कटिंग सेक्शन भी दे रखा है। यहाँ से जो भी आपका गैसेस जो बर्न हुई है वो सारी बर्न गैसेस कहाँ होगी, डीपीएफ में जाके सूट मास के रूप में यहाँ पे जमा हो जाती है। और जमा होने के बाद ये क्या करेगी, इसको चोक करेगी। जब भी ये चोक होता है उस टाइम पे रीजनरेशन होता है। जब रीजनरेशन होता है तब उस टाइम पे आपका पर्टिकुलर मैटर जो भी है, पार्टिकुलेट मैटर जो भी है वो 95% से ज़्यादा तक का बर्न हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है एससीआर। यहाँ से रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन के बाद यहाँ से जो भी गैसेस जाएगी तो ऑब्वियस बात अगर रीजनरेशन हो रहा है तो रीजनरेशन के टाइम पे आपका जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है उसका टेम्परेचर 500 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। जब भी इसका टेम्परेचर हाई जाएगा, यहाँ आपको एक टेम्परेचर सेंसर दे रखा था, मैंने बताया अभी आपको T6 टेम्परेचर सेंसर, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ से आपका अमोनिया स्प्रे होगा, यूरिया आपका स्प्रे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका यूरिया NH3 प्लस आपका नॉक्स यहाँ से जो भी बचा हुआ होगा वो नॉक्स आगे जाएगा। तो ये दोनों केमिकल रिएक्ट करेंगे आपके SCR में। ये कहाँ करेंगे, तो आपका जो SCR है उसमें रिएक्शन होने पर जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और H2O और कुछ अमोनिया जो बच जाता है वो अमोनिया यहाँ पर आपको ASC मिलता है, अमोनिया स्लीप कैटलिस्ट। जो लास्ट वाला हिस्सा दे रखा है आपको, जो लास्ट वाला कंपोनेंट दे रखा है वो होता है आपका अमोनिया स्लीप कैटलिस्ट। तो अमोनिया स्लीप कैटलिस्ट में आपका जो अमोनिया होता है वो 90% से भी ज़्यादा रिड्यूस होता है। अमोनिया 90% से ज़्यादा रिड्यूस होता है। नॉक्स जो है वो SCR में 90% से ज़्यादा रिड्यूस होता है। तो दोस्तों उसके बाद ये होती है इसकी पूरा वर्किंग प्रिंसिपल और कौन कौन सा कंपोनेंट कौन कौन सी गैसों को रिड्यूस करता है, तो अपन ने सब अलग अलग लगा रखे हैं इसके लिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करें अगर, तो यहाँ पे देखिए आपको केमिकल रिएक्शंस के साथ दे रखा है। इंजन से हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स और नॉक्स आता है। वो नॉक्स कैटालिटिक कन्वर्टर में जाता है, अपना जो DOC दे रखा है उस DOC में जाएगा। DOC में आपका हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ पार्टिकुलर मैटर्स जो होते हैं वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पर रिड्यूस होने के बाद क्या बचता है आपका CO2। तो CO2 वो एनवायरनमेंट में जाएगी। उसके बाद आपका जो आता है ये मटेरियल जो होता है इसमें वो प्लेटिनम और रोडियम का बना होता है। आपका जो DOC, DPF और SCR होता है इनका जो मटेरियल होता है वो प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, पैलेडियम वेंटा ऑक्साइड, ये इन सब से बना होता है। उसके बाद आपको ये जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दे रखा है, पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ये हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट आता है आपका SCR। जो SCR अपन नॉक्स रिडक्शन के लिए मेजरली काम में लेते हैं। तो SCR में क्या होता है आपका यूरिया का जो सॉल्यूशन है वो नॉक्स के साथ केमिकल रिएक्ट करेगा और नॉक्स को रिड्यूस करेगा। उसके बाद इसमें जो मटेरियल होता है वो होता है पैलेडियम वेंटा ऑक्साइड और मेनली जो इसमें जियोलाइट्स यूज में लिया जाता है। उसके अलावा जब भी आपका नॉक्स कन्वर्जन होता है, जब भी आपका नॉक्स कम होता है, रिड्यूस होता है, उस टाइम पे इसका जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होना चाहिए 220 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका आता है DOC। DOC में क्या होता है, आपकी इंजन से जो भी अनबर्न गैसेस आई है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर्स और नॉक्स, तो उनमें से आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स है वो DOC में बर्न होता है। वहाँ से बर्न होता है, केमिकल रिएक्ट करता है, उसके बाद CO2 और H2O की फॉर्म में ये आउटपुट देता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके रिड्यूस होते हैं। उसके अलावा इसमें जो मटेरियल लिया जाता है वो हनीकॉम्ब शेप में होता है। कुछ मटेरियल का नाम है प्लेटिनम
पैलेडियम, रोडियम, ये सब इनके बने होते हैं और इसकी जो डिज़ाइन होती है वो हनीकॉम्ब शेप में होती है। उसके बाद जो DOC होता है वो काम करने का उसका जो प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है आपका जो फ्यूल है उस फ्यूल में सल्फर की कंटेंट कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। और यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन रिड्यूस्ड मिलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका SCR। SCR क्या होता है? नॉक्स को रिड्यूस करने के लिए काम में आता है। यूरिया इंजेक्ट होगा, यूरिया इंजेक्ट होने के बाद नॉक्स का केमिकल रिएक्ट करेगा SCR में। तो SCR का जो मटेरियल होता है वो होता है जियोलाइट का, उसके अलावा वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड्स का। ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये खुद सेल्फ रिएक्टेड होते हैं, खुद केमिकल रिएक्शन करते हैं और आउटपुट में जो आपको मिलेगा फाइनल रिएक्शन होने के बाद वो मिलता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, H2O। तो ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर आता है एनवायरनमेंट में, जब भी रिलीज होता है तो पेड़ पौधों के लिए सही है। H2O वेपर के रूप में ही अंदर खत्म हो जाता है। नाइट्रोजन जो बाहर आती है वो हार्मफुल है बट उसको काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट होता है आपका जब भी नॉक्स का कन्वर्जन होता है, जब नॉक्स आपका रिड्यूस होता है उस टाइम पे जो एग्जॉस्ट होता है उसका टेम्परेचर जाता है आपका 220 डिग्री टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी कि काफ़ी हाई टेम्परेचर पर आपका जो नॉक्स होता है वो रिड्यूस होता है। आगे दोस्तों बात करें अपन BS4 से BS6 में अपना एमिशन कितना रिड्यूस हुआ है, तो हाइड्रोकार्बन BS4 में 0.96 ग्राम पर किलोवाट आवर्स थे और BS6 में 0.13 ग्राम पर किलोवाट आवर्स। सेम कार्बन मोनोऑक्साइड 1.5 टू 1.5 सेम रहा है क्योंकि ये इतनी हार्मफुल नहीं है। नॉक्स आपका 3.5 टू 0.4 हुआ है, यानी कि जो गवर्नमेंट ने जो मेजरली जो फोकस किया है वो किया है नॉक्स पर, यानी 3.5 से 0.4 तक एटलीस्ट आप मान सकते हो इसको 88% तक इसको रिड्यूस किया गया है। उसके बाद PM पर्टिकुलेट मैटर्स आपका 0.02 से 0.01, यानी ये आपका जो रिडक्शन हुआ है ये हुआ है 50%। तो दोस्तों ये आपका BS4 से BS6